एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार था। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसके माता पिता को दौलत का लालच था। उन्होंने अपने बेटे की शादी एक मोटी राजकुमारी से जबरदस्ती करवा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। शादी के बाद जब राजकुमारी महल आई तो राजकुमार को उससे बहुत नफरत थी। वह हर बात पर उसका मजाक उड़ाता था। कभी कहता तुम तो हाथी जैसी हो, एक बार में 2 लोगों का खाना खा जाती हो, तो कभी कहता तुम्हारे लिए खास रथ बनवाना पड़ेगा क्योंकि तुम इसमें समा नहीं पाओगी। राजकुमार की कड़वी बातों से राजकुमारी का दिल बहुत दुखता था। वह हमेशा चुप रहती और अकेले में रोती रहती। राजकुमार को यह देखकर और भी मजा आता और वह उसे और भी ज्यादा परेशान करता। उसे लगता था कि वह जो कर रहा है वो सही है, क्योंकि वह राजकुमारी से शादी करना नहीं चाहता था। वह यह नहीं समझता था कि उसकी बातों से राजकुमारी कितनी दुखी होती है। राजा रानी जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने बेटे राजकुमार का राज्याभिषेक कर दिया। राजा बनते ही उसने एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी से शादी कर ली। अब उसकी 2 रानियां थीं। एक वो मोटी रानी जिससे जबरदस्ती शादी हुई थी, और दूसरी वो नई खूबसूरत रानी जिससे उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। सुंदर रानी के आते ही राजा ने मोटी रानी की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दिया। वह सारा समय नई रानी के साथ ही बिताता था। नई रानी भी बहुत घमंडी थी। वह मोटी रानी का खूब मजाक उड़ाती थी। वह उससे कहती तुम तो हाथी की तरह दिखती हो, तुम्हें देखकर तो डर लगता है। दोनों मिलकर मोटी रानी का खूब अपमान करते थे और वह हमेशा की तरह चुपचाप सब सहती रहती थी। एक दिन मोटी राजकुमारी महल के बगीचे में अकेली बैठी हुई थी। वह तरह तरह के सुंदर फूलों को देख रही थी। उसके मन में एक इच्छा जागी, काश मैं भी इन फूलों की तरह सुंदर होती। तभी पास में एक कोयल की मधुर आवाज सुनाई दी। कोयल की आवाज सुनकर उसने फिर सोचा, काश मेरी आवाज भी इस कोयल जैसी मीठी होती। फिर उसकी नजर एक पतली लता पर पड़ी जो हवा में झूम रही थी। उसे देखकर राजकुमारी ने कहा, काश मैं भी इस लता की तरह पतली होती। ये सब बातें सोचते सोचते वह अपने कमरे में चली गई और सो गई। जब अगली सुबह वह जागी तो खुद को पहचान नहीं पाई। वह सचमुच फूलों जैसी सुंदर और लता जैसी पतली हो गई थी। तभी अचानक उसके सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी ने कहा, हे राजकुमारी, बचपन में मैंने तुम्हें एक वरदान दिया था। तुम अपनी 3 सबसे कीमती चीजें मांग सकती हो, लेकिन जब मैंने तुम्हारी इच्छा सुनी तो मुझे लगा कि यही सब तुम्हारे लिए सबसे कीमती है, इसलिए मैंने तुम्हें यह सब भेंट में दे दिया। जब राजकुमारी अपने कमरे से बाहर निकली तो सभी उसे देखकर हैरान रह गए। उसकी सुंदरता का बखान करना मुश्किल था। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। उसका रंग फूलों जैसा खिल उठा था और वह किसी लता की तरह पतली और नाजुक लग रही थी, जिसे लोग कल तक मोटी कहकर मजाक उड़ाते थे। आज वही लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। राजा और उसकी सुंदर रानी भी राजकुमारी को देखकर चौंक गए। वे दोनों अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनकी सुंदरता ने महल में मौजूद हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। हर कोई बस यही कह रहा था कि आज तक उन्होंने इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी। जब यह खबर राजकुमार तक पहुंची तो वह भी राजकुमारी को देखकर दंग रह गया। उसने खुद अपनी आंखों से यह बदलाव देखा और राजकुमारी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब राजकुमारी ने उसे अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में बताया कि कैसे उसने बगीचे में अकेले में बैठकर यह सब इच्छाएं जाहिर की थीं और फिर एक परी ने आकर उसे यह वरदान दिया। राजकुमारी की सुंदरता और उसकी सादगी देखकर राजकुमार को उससे सच में प्यार हो गया। वह अब मोटी राजकुमारी के साथ ज्यादा समय बिताने लगा और उसकी देखभाल करने लगा। यह देखकर सुंदर रानी बहुत जलने लगी। सुंदर राजकुमारी गुस्से में वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। असल में वह राजकुमारी बहुत कुरूप थी और उसने अपनी खूबसूरती जादू से बनाई हुई थी। उसके पास एक जादुई दर्पण था। कमरे में जाते ही उसने उस जादुई दर्पण को प्रकट किया और गुस्से में कहा, मुझे उस मोटी राजकुमारी से भी ज्यादा सुंदर बना दो। दर्पण ने जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी के वरदान को झूठा साबित नहीं कर सकता। तुम मुझसे सुंदर कभी नहीं हो पाओगी। दर्पण का जवाब सुनकर सुंदर राजकुमारी का गुस्सा और बढ़ गया। सुंदर राजकुमारी अब मोटी राजकुमारी से बहुत जलने लगी थी। वह हर दिन उसे परेशान करने के लिए नई नई तरकीबें सोचती रहती थी। एक दिन उसने मोटी राजकुमारी के उबटन लेप में कुछ जादुई जड़ी बूटियां मिला दी ताकि उसका रंग काला हो जाए और उसकी खूबसूरती खत्म हो जाए, लेकिन उसकी यह तरकीब काम नहीं आई। मोटी राजकुमारी की खूबसूरती एक वरदान थी, इसलिए उस पर उस जादुई जड़ी बूटी का कोई असर नहीं हुआ। उसका रूप जैसा था वैसा ही रहा। यह देखकर सुंदर राजकुमारी का गुस्सा और भी बढ़ गया, क्योंकि उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हो पा रही थी। एक दिन सुंदर राजकुमारी ने मोटी राजकुमारी को जान से मारने की योजना बनाई। मोटी राजकुमारी हर दिन राज्य से दूर एक पुराने मंदिर में पूजा करने जाती थी। सुंदर राजकुमारी ने एक सैनिक को उसके पीछे भेजा और उससे कहा, जाओ
उसे मार डालो और उसका दिल निकालकर मुझे ला कर दो। सैनिक ने कहा, जो हुक्म महारानी। वह चुपचाप तलवार लेकर मोटी राजकुमारी का पीछा करने लगा। पर जैसे ही वह सैनिक मोटी राजकुमारी के पास पहुंचा, उसने सारी बात उसे बता दी। उसने डरते हुए कहा, महारानी मुझे क्षमा कर दें, लेकिन मुझे सुंदर रानी ने आपको मारने का हुक्म दिया है। मोटी राजकुमारी ने सैनिक की ईमानदारी देखकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं खुश हुई। अगर तुम खाली हाथ वापस जाओगे तो वह तुम्हें मार डालेगी। ऐसा करो, किसी जानवर का शिकार करके उसका दिल ले जाओ और उसे दिखा देना। महल में जाकर कह देना कि मुझे एक शेर ने मार दिया। ऐसा करने से उसे लगेगा कि मैं मर गई हूं और मैं भी महल में कभी वापस नहीं आऊंगी। सैनिक ने उसकी बात मान ली। आगे चलते हुए उसे एक मरा हुआ कुत्ता मिला। उसने उसी का दिल निकाला और सुंदर रानी के पास जाकर उसे दिखाया। सैनिक ने रानी से कहा, रानी माँ, जब मैं राजकुमारी को मारने गया तो एक शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। मैंने शेर से लड़कर जैसे तैसे यह दिल निकाला है। यह सुनकर सुंदर रानी बहुत खुश हुई। उसे लगा कि अब वह अकेली सबसे सुंदर रानी होगी। उधर मोटी राजकुमारी, जो अब फूल जैसी कोमल और पतली हो गई थी, जंगल में भटकते भटकते थक गई थी। किसी तरह उसने जंगल पार किया और एक झोपड़ी तक पहुंची। झोपड़ी के अंदर रखी सभी चीजें बहुत विशाल थीं। इतनी विशाल कि राजकुमारी उनके सामने बहुत छोटी लग रही थी। राजकुमारी को बहुत भूख लगी थी और वह थक भी बहुत गई थी। उसने वहां रखे ढेरों फलों में से एक फल निकाला और खाया। फिर एक विशाल कुर्सी पर लेटकर सो गई। वह कुर्सी इतनी बड़ी थी कि राजकुमारी के लिए वह एक आरामदायक बिस्तर जैसी लग रही थी। उस झोपड़ी में 5 बहुत बड़े इंसान रहते थे, जिन्हें हम विशालकाय कह सकते हैं। वे हर सुबह जंगल में लकड़ियां काटने चले जाते थे और शाम को लौटते थे। उस दिन जब वे शाम को वापस आए तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा तो महसूस हुआ कि कोई तो यहाँ आया है। उन 5 विशालकाय आदमियों ने जब राजकुमारी को देखा तो वे देखते ही रह गए। उनके लिए वह इतनी छोटी थी जैसे कोई गुड़िया हो। राजकुमारी भी उन्हें देखकर घबरा गई, पर जल्दी ही वह समझ गई कि ये अच्छे इंसान हैं। उसने उन सभी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कैसे उसकी जबरदस्ती शादी हुई, कैसे उसे हमेशा अपमानित किया, कैसे वह अपनी इच्छा से इतनी सुंदर बनी और कैसे सुंदर रानी ने उसे मारने की कोशिश की। विशालकाय लोगों ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी और उससे कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ यहाँ सुरक्षित हो। राजकुमारी उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और वहीं उनके साथ रहने लगी। वह विशालकाय लोगों के साथ बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने उसे प्यार और सम्मान दिया जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। उधर सुंदर रानी अपने जादुई दर्पण के पास गई और बोली, देखो, अब मैं ही इस पूरी दुनिया में सबसे सुंदर रानी हूँ, है ना? दर्पण से आवाज आई, नहीं, तुम अब भी सबसे सुंदर नहीं हो। सबसे सुंदर रानी वह है जो उन विशालकाय इंसानों के साथ रहती है। ये सुनकर सुंदर रानी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, मैं उसे ढूंढकर मार डालूंगी। सुंदर रानी ने अब खुद एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और एक टोकरी में आम लेकर उस जगह पहुंची जहां मोटी राजकुमारी रहती थी। वहां पहुंचकर वह झोंपड़ी और वहां की विशाल चीजों को देखकर हैरान रह गई क्योंकि उसने इतनी बड़ी चीजें कभी नहीं देखी थीं। फिर जब उसने मोटी राजकुमारी को देखा तो वह समझ गई कि सैनिक ने उससे झूठ बोला था। वह बहुत गुस्सा हुई और राजकुमारी को मारने की कोशिश में लग गई। उसने मीठी मीठी बातें करते हुए उसे आम खाने को दिए, लेकिन उन आमों में उसने झर मिला रखा आम देकर वह बूढ़ी औरत सुंदर रानी वहां से चली गई। उसने मन ही मन सोचा, यह आम खाकर वह मोटी राजकुमारी मर जाएगी और मैं फिर से सबसे सुंदर राजकुमारी बन जाऊंगी। उसे पूरा यकीन था कि इस बार उसका वार खाली नहीं जाएगा। वह जीत की खुशी में जल्दी से महल लौट आई। मोटी राजकुमारी आम खाने ही वाली थी कि तभी वहां वे 5 विशाल इंसान आ गए। उन्हें देखकर राजकुमारी ने आम खाने का विचार छोड़ दिया और वह उन्हें देखने लगी। ठीक उसी समय एक कौवा आया और उस जहरीले आम को खाने लगा। आम खाते ही वह मर गया और जमीन पर गिर गया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। विशालकाय लोगों ने राजकुमारी से पूछा, यह आम यहाँ कौन लाया? राजकुमारी ने सारी बात उन्हें बताई। ये सुनकर वे समझ गए कि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि सुंदर रानी थी जो उसे मारने की साजिश में आई थी। उन्होंने राजकुमारी से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम हर पल तुम्हारी रक्षा करेंगे। सुंदर राजकुमारी जब महल आई तो दर्पण से पूछा, सबसे सुंदर कौन है? दर्पण ने कहा, वही राजकुमारी जो जिसको तुम मार कर आई हो। रानी क्रोधित हो गई। सुंदर रानी ने दूसरी साजिश के तहत एक छोटी बच्ची का रूप बनाया। उसने एक टोकरी में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल रखे जिनके अंदर उसने जहरीले कांटे छिपा दिए थे। अगले दिन वह उसी झोपड़ी में पहुंची जहां मोटी राजकुमारी रहती थी। उसने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हें ये खूबसूरत फूल देना चाहती हूँ, इन्हें बालों में लगाओ
तुम और भी सुंदर लगोगी। मोटी राजकुमारी को रानी पर शक नहीं हुआ और उसने खुशी खुशी फूल ले लिए। जैसे ही उसने फूलों को छुआ, जहरीले कांटे उसके हाथों में चुभ गए और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब वे 5 विशालकाय इंसान शाम को वापस आए तो उन्होंने राजकुमारी को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा। वे समझ गए कि यह फिर से उस सुंदर रानी की चाल है। वे बहुत दुखी हुए और उसे होश में लाने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगे। उन्होंने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया, उसके हाथ पांव पानी से धोए और फिर अपने जादू का इस्तेमाल करके एक विशेष जड़ी बूटी से बनी औषधि उसके होठों पर लगाई। यह औषधि लगाने से राजकुमारी को धीरे धीरे होश आने लगा। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि वे 5 विशालकाय इंसान उसके चारों ओर खड़े हैं। राजकुमारी ने सारी बात उन्हें बताई। महल में वापस लौटकर सुंदर रानी ने फिर से अपने जादुई दर्पण से पूछा, बताओ दर्पण, क्या अब मैं दुनिया की सबसे सुंदर रानी हूँ? दर्पण ने जवाब दिया, नहीं, तुम अभी भी सबसे सुंदर नहीं हो। वह राजकुमारी अभी भी जीवित है। यह सुनकर सुंदर रानी का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उसने इस बार खुद को एक बूढ़ी औरत का रूप दिया जिसके पास एक जहरीला कंघा था। वह चुपके से उस झोपड़ी के पास पहुंची। उसने जोर से आवाज दी, कोई है? मेरे पास सबसे सुंदर कंघे हैं, क्या कोई लेना चाहेगा? राजकुमारी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी उन विशालकाय इंसानों में से एक बाहर आया और उसने बूढ़ी औरत को देखा। उसे शक हुआ और उसने दरवाजे के पास जाकर देखा कि राजकुमारी डर कर बैठी है। उसने तुरंत उस बूढ़ी औरत को वहां से भगा दिया। महल में लौटकर रानी ने अपने जादुई दर्पण को तोड़ा। दर्पण के टुकड़े टुकड़े होते ही उसका सुंदर रूप गायब हो गया। अब राजा के सामने उसकी असली कुरूपता थी। चेहरे पर झुर्रियां, चमड़ी ढीली और बाल सफेद। राजा उसे देखकर डर गया और एक कदम पीछे हट गया। राजा को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने असली सुंदरता को छोड़ दिया था और इस जादुई धोखे के पीछे भागा था। उसे अपनी पहली रानी की याद आई जिसकी सादगी और दिल की खूबसूरती को उसने कभी नहीं पहचाना था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस कुरूप रानी को बंदी बना लिया जाए और उसे एक अंधेरे कमरे में डाल दिया जाए। मगर उस कुरूप रानी के पास अभी भी थोड़ी बहुत जादुई शक्ति बची थी। जैसे ही राजा ने उसे बंदी बनाने का आदेश दिया, उसने अपने जादू से राजा को ही एक पिंजरे में कैद कर दिया। रानी का राज और राजा की बेबसी रानी ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुमने सोचा कि मुझे हराना इतना आसान होगा? अब इस महल का राजा मैं हूँ। उसने अपने जादू से महल के सारे सैनिकों को वश में कर लिया और उन्हें अपने इशारों पर नचाने लगी। राजा पिंजरे में बंद होकर बेबस अपनी कुरूप रानी का राज देख रहा था। उसे अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। उसने सोचा कि काश उसने कभी सुंदरता को इतनी अहमियत नहीं दी होती। वह जानता था कि अब उसकी एक ही उम्मीद थी और वह थी उसकी पहली रानी जो अब जंगल में थी। राजा को विश्वास था कि उसकी पहली रानी ही उसे इस भयानक जादू से बचा सकती है। राजा के पास एक तोता था जो बहुत वफादार और समझदार था। उसने रानी की सारी करतूतें अपनी आंखों से देखी थीं। जब रानी ने राजा को जादू से पिंजरे में कैद किया तो तोता चुपके से वहां से उड़ गया। तोते का संदेश और राजकुमारी की योजना, तोता सीधा उस जंगल की तरफ उड़ा जहां राजकुमारी उन 5 विशालकाय लोगों के साथ रहती थी। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने जोर जोर से बोलना शुरू किया, रानी बुरी है, राजा कैद है, महल खतरे में है। राजकुमारी ने तोते की बात सुनी और उसे अंदर बुलाया। तोते ने उसे सारी बात बताई कि कैसे कुरूप रानी ने जादू से राजा को बंदी बना लिया है और पूरे महल पर कब्जा कर लिया है। यह सुनकर राजकुमारी दुखी हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उन 5 विशालकाय दोस्तों से मदद मांगी। उन्होंने तुरंत राजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। राजा एक जादुई पिंजरे में बंद था जो रानी की जादुई शक्ति से बना था। यह पिंजरा इतना मजबूत था कि इसे आसानी से नहीं खोला जा सकता था। इसे खोलने के लिए 5 अलग अलग जादुई शक्तियों की जरूरत थी। जब तोते ने यह बात मोटी राजकुमारी को बताई तो उन 5 विशालकाय लोगों ने राजा को बचाने के लिए तुरंत निकलने का फैसला किया। उन्हें पता था कि पिंजरे को खोलने के लिए 5 जादुई शक्तियां चाहिए, इसलिए वे सब एक एक शक्ति की खोज में निकल पड़े। पहले विशालकाय मानव का नाम अर्जुन था, जो कि एक बेहतरीन धनुर्धर था। वह पहली शक्ति की खोज में निकल पड़ा। वह जानता था कि पहली शक्ति सच्चाई है और इसे पाने के लिए उसे बहुत ही मुश्किल काम करना था। उसे एक ऐसे जंगल में जाना था जहां सिर्फ झूठ और छल था। उस जंगल में हर जानवर और पेड़ पौधे झूठ बोलते थे और लोगों को धोखा देते थे। अर्जुन उस जंगल में पहुंचा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कहा, मैं सिर्फ वही देखूंगा जो सच है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। उसने देखा कि जंगल के जानवर जो खुद को सुंदर बता रहे थे, वे वास्तव में बदसूरत थे। जो पेड़ पौधे हरे भरे दिख रहे थे, वे असल में सूखे हुए थे। फिर उसने एक जादुई तीर निकाला और एक ऐसे पेड़ की तरफ निशाना लगाया जो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा था। तीर ने उस पेड़ को भेद दिया। जैसे ही तीर ने उस पेड़ को भेदा,
उससे एक सुनहरी रोशनी निकली जो अर्जुन के धनुष में समा गई। यही पहली जादुई शक्ति थी जिसे सच्चाई की शक्ति कहते हैं। इस तरह अर्जुन ने सच्चाई की पहली शक्ति पाली और अपने दोस्तों के पास वापस लौट आया। दूसरा विशालकाय मानव, जिसका नाम भीम था, एक बहुत ही ताकतवर पहलवान था। वह दूसरी शक्ति की खोज में निकल पड़ा जिसे हिम्मत की शक्ति कहा जाता है। भीम एक ऐसी गहरी घाटी में पहुंचा जहां हर तरफ सिर्फ डर और निराशा थी। उस घाटी में हर आवाज, हर परछाई और हर हवा का झोंका लोगों को डराने की कोशिश करता था। लोगों का मानना था कि जो कोई भी इस घाटी में जाएगा वह हमेशा के लिए डर के जाल में फंस जाएगा। भीम जानता था कि उसे बिना डरे इस घाटी के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है। जैसे ही उसने चलना शुरू किया, उसे तरह तरह के डरावने भूत प्रेत और भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। हर कदम पर उसका डर उसे पीछे खींच रहा था, लेकिन भीम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में राजा और राजकुमारी के लिए प्यार और दोस्ती की भावना को याद किया। यही भावना उसकी असली ताकत थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका डर कम होता गया। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहां एक भयानक राक्षस खड़ा था जिसने हिम्मत की शक्ति को कैद कर रखा था। राक्षस ने भीम को डराने की कोशिश की, लेकिन भीम ने आंखें खोलीं और उसकी आंखों में देखा। राक्षस की आंखों में सिर्फ डर और झूठ था। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से उस राक्षस को एक ही वार में हरा दिया। राक्षस हारते ही एक चमकीला तारा बन गया और भीम के शरीर में समा गया। यही हिम्मत की शक्ति थी। इस तरह भीम ने दूसरी जादुई शक्ति पाली और राजकुमारी के पास वापस आ गया। तीसरा विशालकाय मानव, जिसका नाम ज्ञानेंद्र था, बहुत ही बुद्धिमान था। वह तीसरी शक्ति की खोज में निकल पड़ा जिसे बुद्धिमानी की शक्ति कहा जाता था। ज्ञानेंद्र को पता था कि यह शक्ति उसे एक जादुई जंगल में मिलेगी जहां हर तरफ बोलने वाले पेड़ थे। ये पेड़ किसी को भी मूर्ख बना सकते थे और उसे भ्रमित कर सकते थे। जब ज्ञानेंद्र उस जंगल में पहुंचा तो एक विशाल बरगद का पेड़ बोला, हे यात्री, तुम इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे क्योंकि हर रास्ता एक जाल है। ज्ञानेंद्र मुस्कुराया और बोला, रास्ता मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिमाग में है। वह आगे बढ़ा और एक नीम का पेड़ बोला, तुम जिस शक्ति को खोज रहे हो वह इस जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर है, वहां जाओ और उसे ले लो। ज्ञानेंद्र जानता था कि यह एक धोखा है। उसने उस पेड़ की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि बुद्धिमानी की शक्ति झूठ और भ्रम से भरी जगहों पर नहीं बल्कि सच्चाई और ज्ञान के केंद्र में मिलेगी। फिर वह एक छोटे से पौधे के पास गया जो बाकी पेड़ों की तरह बोल नहीं रहा था। ज्ञानेंद्र ने उस पौधे से कहा, तुम चुप क्यों हो? पौधे ने कहा, मैं सिर्फ तभी बोलता हूँ जब कोई मुझसे सवाल करता है और मैं झूठ नहीं बोलता। ज्ञानेंद्र समझ गया कि यही वह जगह है जहां उसे शक्ति मिलेगी। उसने उस पौधे से पूछा, बुद्धिमानी की शक्ति कहाँ है? पौधे ने जवाब दिया, तुमने इसे पहले ही पा लिया है। जब तुमने झूठ को पहचाना और सच्चाई को चुना तो यह शक्ति तुम्हारे अंदर समा गई। ये सुनते ही ज्ञानेंद्र के माथे से एक नीली रोशनी निकली और एक चमकदार रत्न बन गई। यही बुद्धिमानी की शक्ति थी। उसने वह रत्न लिया और राजकुमारी पास वापस लौट आया। चौथा विशालकाय मानव, जिसका नाम वेगेंद्र था, एक बहुत ही तेज धावक था। वह चौथी शक्ति यानी गति की शक्ति को खोजने के लिए निकला। उसे पता था कि यह शक्ति एक ऐसी जगह पर मिलेगी जहां समय खुद थम जाता है। वेगेंद्र उस जगह पर पहुंचा जहां हवा भी नहीं चलती थी। वहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। उसे एक जादुई घड़ी मिली जिसकी सुइयां रुकी हुई थी। उस घड़ी को चलाने के लिए उसे समय से भी तेज दौड़ना था। वेगेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दौड़ना शुरू किया। वह इतना तेज दौड़ा कि हवा में भी एक चिंगारी जैसी लकीर खींच गई। उसने उस रुकी हुई घड़ी के चारों ओर बार बार चक्कर लगाए। जैसे ही वह आखिरी चक्कर लगा रहा था, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चलने लगी। उसने दौड़ना जारी रखा और जैसे ही घड़ी की सुइयां पूरी तरह से चलीं, घड़ी से एक सुनहरी रोशनी निकली और वेगेंद्र के शरीर में समा गई। यह गति की शक्ति थी। अब वह हवा से भी तेज दौड़ सकता था। वेगेंद्र ने वह शक्ति पाली और राजकुमारी के पास वापस लौट आया तो वह उन्हें लेकर राजा को बचाने के लिए चल दी। उसके साथ उसके 5 विशालकाय दोस्त भी थे। वे जानते थे कि अब वे राजा को बचा सकते हैं। राजकुमारी को राजा तक पहुंचने का रास्ता तोते ने बताया। उन सब ने मिलकर राजा को बचाया। राजकुमारी की चाल और राजा की मुक्ति तोते ने राजकुमारी को महल का गुप्त रास्ता बताया जो सीधे उस कमरे में जाता था जहां राजा कैद था। राजकुमारी 5 विशालकाय दोस्तों और तोते के साथ वहां पहुंची। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, क्रूप रानी ने उन्हें देख लिया। वह अपनी जादू की छड़ी उठाकर उन पर हमला करने ही वाली थी कि तभी राजकुमारी ने अपनी सच्चाई की शक्ति का इस्तेमाल किया। रानी का जादुई भ्रम टूट गया और वह अपनी असली, बूढ़ी और कमजोर रूप में आ गई। रानी को कमजोर देख
भीम ने अपनी हिम्मत की शक्ति का इस्तेमाल किया और बिना डरे पिंजरे के पास पहुंचा। रानी के सैनिक उन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी ज्ञानेंद्र ने अपनी बुद्धिमानी की शक्ति से उन्हें भ्रमित कर दिया, जिससे वे आपस में ही लड़ने लगे। राजा आजाद हो गया। राजा ने भागकर राजकुमारी को गले लगाया। उसने अपनी गलती मानते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, लेकिन तुम्हारी सच्ची सुंदरता और तुम्हारे दोस्तों ने मुझे बचा लिया। राजा के आजाद होने के बाद सबने उस कुरूप रानी को मारने की योजना बनाई। रानी के अंत की योजना राजा और राजकुमारी ने उन 5 विशालकाय दोस्तों से सलाह ली। राजकुमारी ने कहा, उसने हमें बहुत धोखा दिया है और हमारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की है। अब उसे उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन विशालकाय मानव दयालु ने कहा, उसे मारना सही नहीं होगा, क्योंकि हिंसा से सिर्फ और हिंसा बढ़ती है। हमें उसे उसके जादू से दूर करना होगा ताकि वह किसी को और नुकसान न पहुंचा सके। सबने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने रानी को एक जादुई जंगल में भेजने का फैसला किया, जहां कोई जादू काम नहीं करता था। वहां पहुंचकर वह हमेशा के लिए अपनी सारी जादुई शक्तियां खो देती। रानी को जादुई जंगल में भेजने के लिए मोटी राजकुमारी ने तोते का सहारा लिया। राजकुमारी ने तोते से कहा, जाओ, उस रानी के पास जाओ और उससे कहो कि मैंने तुमसे भी ज्यादा सुंदर रानी एक जादुई जंगल में देखी है। तोते की चाल और रानी का लालच, तोता तुरंत उड़कर महल में गया और रानी के कमरे में पहुंच गया। तोते ने रानी को देखा और कहा, रानी माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। रानी ने गुस्से से पूछा, क्या है? तोते ने कहा, मैंने एक ऐसे जंगल में एक रानी को देखा है जो आपसे भी ज्यादा सुंदर है। उसका जादू आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। यह सुनकर रानी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे अपनी सुंदरता और जादू पर बहुत घमंड था। उसने तोते से पूछा, कहाँ है वह जंगल? तोते ने उसे जादुई जंगल का रास्ता बता दिया। रानी तुरंत अपनी सुंदरता और जादू का घमंड दिखाते हुए उस जंगल की तरफ चल पड़ी, यह सोचे बिना कि यह सब राजकुमारी और तोते की एक चाल है। जंगल में पहुंचते ही रानी ने राजकुमारी को देखा और अपनी जादुई शक्ति से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति ने काम करना बंद कर दिया। रानी का अंत, रानी ने गुस्से से राजकुमारी की तरफ देखा और अपनी जादुई छड़ी से वार करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी शक्ति को फिर से आजमाने की कोशिश की, लेकिन जंगल के जादुई नियमों के कारण उसका जादू अब बेकार हो चुका था। यह देखकर राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और रानी को बंदी बना लिया। रानी बहुत हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सारी शक्ति कहाँ चली गई।